अमित पवार, लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, चांसठ रोड, मुजफ्फरनगर, कंप्यूटर आचार्य। आज हम क्लास 10 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सीखने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है एरे। एरे क्या होता है, किस तरह से हम एरे के अंदर वैल्यू डालते हैं, उसकी मेमोरी एलोकेशन किस प्रकार होती है, ये हम इससे पहले वाली वीडियो में सीख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमें एरे डेटा लिस्ट में कोई प्रोसेसिंग करनी हो तो हम किस प्रकार करेंगे। तो एरे डेटा लिस्ट में प्रोसेसिंग के लिए हम सबसे पहले एक प्रोग्राम बना रहे हैं। मान लीजिए हमको ये प्रोग्राम बनाना है कि आपको एरे डेटा लिस्ट की जो कितनी वैल्यू है, मान लीजिए मैंने 10 ली हुई है, 10 वैल्यूज़ का आपको सम प्रिंट कराना है। तो उसके लिए आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत, ये आप किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए 5 भाग होते हैं, जैसे कि हम जानते ही हैं। सबसे पहले प्रोग्राम को स्टार्ट करना, उसके बाद प्रोग्राम को इनपुट करना, प्रोग्राम में प्रोसेसिंग, उसके बाद आउटपुट और स्टॉप। प्रोग्राम को बनाने के लिए 5 भाग होते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम की स्टार्टिंग होती है, उसके बाद प्रोग्राम में इनपुट, उसके बाद प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टॉप। तो सबसे पहले हम इसकी किसी प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग पे चलते हैं। तो किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए आपको बताइए, हम सबसे पहले प्री प्रोसेस डायरेक्टिव क्या है हमारी, हैश इंक्लूड। इसके अंदर हेडर फाइलों को कॉल किया जाता है। जैसे पहले वाली हेडर फाइल है studio.h, इसका पूरा नाम है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इसके अंदर हमारे कुछ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन डिफाइन है पहले से पहले। हेडर फाइल है क्या, ये हमारी स्टूडियो एक हेडर फाइल है। हेडर फाइलें क्या होती हैं, जहाँ पे कुछ प्री प्रोसेस्ड फंक्शन या प्री डिफाइंड फंक्शन पहले से ही क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। तो अब ये studio.h है, स्टूडियो की फ्लो में स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होती है। इसके अंदर कुछ इनपुट आउटपुट फंक्शन होते हैं। इसके अंदर जो इनपुट आउटपुट फंक्शन है वो printf और scanf है। printf हमारा आउटपुट का काम करता है और scanf हमारा इनपुट का काम करता है। तो ये पहले वाली हेडर फाइल मैंने कॉल कर ली, हैश इंक्लूड studio.h। फिर इसके बाद में दूसरे वाली हेडर फाइल को कॉल करूँगा, जिसका नाम है हैश इंक्लूड conio.h। उसके बाद मेन फंक्शन जो हमारा होता है प्रोग्राम की शुरुआत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे यहाँ पे प्रोग्राम की शुरुआत होती है, यानी कि वो जो भी हम वॉइड मेन का जो कर्ली ब्रेसेस होता है, इसका मतलब ये जो प्रोग्राम है यहाँ से स्टार्ट हुआ है और जहाँ पे ये आपको क्लोज, ये लास्ट वाला है, ये जो मेन फंक्शन बंद हो रहा है यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ पे क्लोज हो रहा है इसका। तो जो भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं वो सारी मेन फंक्शन के अंदर होती है। जो भी आप इसके अंदर लिखते हो, केवल वही हमारा जो कंपाइलर होता है वो रीड करता है, उसी को एग्जीक्यूट करता है, अदर को एग्जीक्यूट नहीं करता। तो मेन फंक्शन जो होता है हमारा प्रोग्राम की शुरुआत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद एरे अब मुझे 10 एलिमेंट्स का सम करना है। सबसे पहले जब 9th जब हमने क्लास में थे तो वहाँ पे हमने सीखा कि हम 2 एलिमेंट को कैसे जोड़ सकते हैं, 3 को कैसे जोड़ सकते हैं। तो 2 को तो हमने सिंपली 2 वेरिएबल ले लिया, इंटीजर टाइप का A B C, चलो 4 भी लेने हैं, D ले लिया। लेकिन अगर आपको 10 लेने हो, 100 लेने हो, 1000 आपको नंबर्स को योग करना हो, तो हम ऐसे डायरेक्टली उनको सिमिलर वेरिएबल से हम स्केलर वेरिएबल का हम प्रयोग नहीं कर सकते। किसका प्रयोग कर सकते हैं, एरे का। एरे क्या होता है, एक सिमिलर डेटा टाइप यानी एक जैसे डेटा टाइप रखने वाले वेरिएबल का सामूहिक रूप होता है। तो अगर मान लीजिए आपको एक ही प्रकार के 10 वेरिएबल 20 वेरिएबल लेने हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं, एरे का। वही मैंने किया है। आप प्रोग्राम दिया गया है कि 10 एलिमेंट्स का योग कराना है, तो 10 एलिमेंट्स सारे इंटीजर टाइप के हैं। 10 की जगह 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये यहाँ पे एरे को डिक्लेयर कर लिया। तो सबसे पहले एरे को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले उसकी डेटा टाइप लिखी जाती है। ये इंटीजर टाइप का है। इंटीजर का जो रेंज होती है वो माइनस के 32,768 से लेकर प्लस के 32,767 तक होती है, यानी कि इसके अंदर। और A10 का मतलब हमारी जो एरे का नाम है वो A है और इसके अंदर 10 एलिमेंट्स यानी 10 वेरिएबल आप इसके अंदर, ये 10 वेरिएबल डिक्लेयर हो गए हैं और आप इसके अंदर 10 वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। आप साइड में देख सकते हैं मैंने
एरे एक बनाई हुई है। मैंने आपको बताया था कि जैसे आप एरे एलिमेंट्स को डिक्लेयर करते हो तो कंप्यूटर की मेमोरी में एक 2 बाइट, ये जो इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल होता है वो 2 बाइट का स्पेस लेता है। तो मैंने इस तरह से जो वेरिएबल बनाए हैं, ये 10 वेरिएबल लिए हैं, तो ये 10 वेरिएबल का जो स्पेस हो जाएगा खाली हो जाएगा और मैं कंप्यूटर की मेमोरी में लगातार रहेगा ऐसे ही। और जो पहले वाले का जो नाम रहेगा, अब ये 10 वेरिएबल डिक्लेयर हो गए, लेकिन जो इसका नाम जो स्टार्ट होता है हमेशा एरे का जो नाम जो शुरू होता है, पहले वाला एलिमेंट जो एरे जो हमारी स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। यानी कि 0 पहले वाले का नाम एरे A0, दूसरे वाले का नाम A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 और A9। इस तरह से हमने 10 वेरिएबल के एक एरे डिक्लेयर कर ली। ये कंप्यूटर की मेमोरी में क्या हो जाएगा, 20 बाइट का स्पेस हमारा खाली हो जाएगा। इसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। इसके बाद एरे को इनपुट करने के लिए या कुछ भी प्रोसेसिंग करने के लिए, एरे को प्रिंट करने के लिए हम लूप का प्रयोग करते हैं। लूप क्या होता है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर किसी भी टॉपिक को या किसी भी एक पार्ट को, प्रोग्राम के पार्ट को बार बार रिपीट करने के लिए लूप का प्रयोग होता है। और लूप चलाने के लिए कम से कम एक वेरिएबल की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए मैंने वो लूप चलाने के लिए एक वेरिएबल ले लिया आई। ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, लेकिन याद रहे कि जो 2 वेरिएबल एक सेम नाम के नहीं हो सकते, तो इसलिए मैंने ये लूप चलाने के लिए आई ले लिया। और सम क्यों लिया है ये हम थोड़ा आगे इसको डिस्कस करेंगे कि मैंने सम लिया है, फिर इसमें मैंने 0 भी डाल दिया है। उसके बाद सेमीकोलन क्या होता है, एंड ऑफ स्टेटमेंट होता है। ये यानी कि ये जो मेरी डिक्लेरेशन थी ये क्या हो गई, ये कंप्लीट हो गई। यानी कि जितने मुझे प्रोग्राम में वेरिएबल लेने थे वो मैंने ले लिए। इसके बाद CLR SCR, ये जो CLR SCR और getch ये 2 फंक्शन होते हैं जो conio.h के अंदर स्टोर होते हैं। ये आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अब हम सबसे पहले ये हमारा स्टार्ट होने के बाद अब ये जो दूसरे वाला काम ये हमारा इनपुट चल रहा है। इनपुट का मतलब हमने जो एरे ली है उसके अंदर हमें वैल्यू को 10 वैल्यूज़ को इनपुट कराना है। यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी खाली हो गई है, 10 ब्लॉक बन गए हैं 2-2 बाइट के। अब हमें इसमें क्या कराना है, कंप्यूटर की मेमोरी में वैल्यू को इनपुट कराना है, वैल्यू भेजनी है। तो वैल्यू इनपुट कराने के लिए अब तो हम क्या करते हैं, लूप का प्रयोग किया जाता है। एक लूप चलाएंगे जहाँ ये जो इसको बोला जाता है 0 A0 0 1 2 3 4 5, इसको बोला जाता है इंडेक्स वैल्यू। यानी कि एरे की इंडेक्स वैल्यू को कॉल करने के लिए हम प्रयोग करते हैं लूप का। तो क्योंकि फिर लूप का प्रयोग किया, फॉर का प्रयोग करते हैं, फॉर सबसे इजी होता है, तो मैंने फॉर का प्रयोग किया। हम एरे की जो शुरुआत होगी वो वहाँ से होगी जहाँ से हमारे लूप की जो शुरुआत होगी वो वहाँ से होगी जहाँ से हमारी एरे की शुरुआत होती है। तो एरे की जो शुरुआत होती है वो 0 से होती है, कहाँ तक होती है 9 तक। तो ये लूप भी कहाँ तक चलेगा, आई की वैल्यू जब तक लेस देन इक्वल टू रहेगी 9 के। और आई प्लस प्लस ये आपको अच्छी तरह समझा रखा है, लेकिन फिर भी एक बार मोटा मोटा बता देता हूँ। एरे में जो होते हैं तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहले आप प्रोग्राम जो लूप होता है उसका हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, उसके बाद दूसरे वाला पार्ट होता है आपको लास्ट में कहाँ तक जाना है, और शुरू स्टार्ट से एंड तक जाने के लिए या तो वेरिएबल में इंक्रीमेंट किया जाता है या डिक्रीमेंट किया जाता है। तो ये 3 हमारे पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हमें एरे की शुरुआत कहाँ से करनी थी, लूप की शुरुआत कहाँ से करनी थी, 0 से। जाना कहाँ तक है 9 तक, और उसके बाद आई प्लस प्लस। 0 से अगर 9 पे जाओगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल में इंक्रीमेंट कराना पड़ेगा। उसके बाद मैंने स्कैनएफ फंक्शन कॉल किया। तो स्कैनएफ फंक्शन जैसे ये कॉल होगा तो सबसे पहले आई की जो वैल्यू है वो स्टार्टिंग में हमारी 0 है, आई की वैल्यू 0 है। तो सबसे पहले जो आई बराबर 0, आई की जो वैल्यू हो गई 0 हो गई। यहाँ पे कंडीशन चेक होगी क्या 0 लेस देन कम है या बराबर है 9 के। तो ये हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है। आई की जो वैल्यू है वो कम है 9 से कम है तो लूप के अंदर एंटर कर लेगा। यहाँ पे इसको मिलेगा स्कैनएफ फंक्शन। स्कैनएफ फंक्शन क्या करता है, वैल्यू को स्कैन करा के मेमोरी तक पहुँचाने का काम करता है। स्कैन कराने का जो काम करता है वो %d करता है। ये चेक करता है %d
को बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये परसेंटेज डी जो प्रयोग किया जाता है इंटीजर के लिए प्रयोग किया जाता है। तो परसेंटेज डी अगर आपने लिया है तो यहाँ पे किस टाइप का वेरिएबल होना चाहिए, इंटीजर टाइप का, यहाँ पे इंटीजर टाइप का है, ये भी आपने परसेंटेज डी लिया हुआ है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। और एम पर ये जो करेगा इसका मतलब होता है एड्रेस ऑफ, ये इसको वैसे तो एंड बोलते हैं, इसको एम्परसेंड बोलते हैं, एंड भी बोलते हैं। और इसका जो काम होता है वो क्या होता है, मेमोरी को वैल्यू तक पहुंचाना। तो ये जो है इसका मतलब है एड्रेस ऑफ, यानी कि वैल्यू स्कैन होगी। स्कैन का मतलब होता है इनपुट होना या इनपुट करना। इनपुट जो होगी कहाँ पे होगी, एड्रेस ऑफ AI। आई की वैल्यू क्या है 0, तो हमारी जो वैल्यू इनपुट होगी पहली वो कहाँ पे इनपुट होगी, यहाँ पे A0 पर, यहाँ पर ये वैल्यू हमारी इनपुट हो जाएगी। इस 2 की जगह कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको बताया माइनस के 32,000 से लेके प्लस के 32,000 तक की कोई भी आप वैल्यू इसमें इनपुट कर सकते हो। उसके बाद आपको पता है इसके बाद ये स्कैन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आई में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 0 थी, कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। फिर से कंडीशन चेक होगी 1 लेस देन इक्वल टू 9, क्या 1 जो है वो 9 से कम है तो फिर से स्कैन करेगा। स्कैन अब की बार कहाँ पे होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो अब की बार जो स्कैन होगी वो कहाँ पे होगी, A1 पर जा करके क्या हो जाएगी, स्कैन हो जाएगी हमारी वैल्यू। हमें पता है कि ये लूप एक बार चलने के बाद तब तक हमारा कंट्रोल लूप से बाहर नहीं होता जब तक ये वाली कंडीशन क्या ना हो जाए, फॉल्स ने हो जाए। ऐसे ही पहली बार में जैसे हमारी A0 हुई थी, आई की वैल्यू 1 होगी, फिर हमारी A1 वाली वैल्यू इनपुट होगी, फिर आई की वैल्यू 2 होगी, फिर 2 वाली इनपुट होगी। ऐसे ही ये 9 तक हमारी वैल्यू को इनपुट हो जाएगी। जैसी इनपुट होने के बाद यहाँ पर आई की वैल्यू 10 हो जाएगी। 10 होने के बाद यहाँ पे चेक होगा क्या 10 लेस देन इक्वल टू 9, क्या जो 10 है वो कम है या बराबर है 9 के, ना तो कम है ना बराबर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इस वाले लूप से बाहर आ जाएगा। तो हमारी जो इस इनपुट का जो कार्य था वो हमारा इस तरह से पूरा हो जाएगा। मैंने कुछ वैल्यू डाल रखी है 2 3 4 5 1 2, इसकी जगह आप कोई भी वैल्यू इनपुट कर सकते हो। अब हमारा स्टार्ट हो गया, इनपुट हो गया, उसके बाद होता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या करना है, हमें इन सभी के सभी जो हमारी एरे में जो वैल्यूज़ हैं इन सभी के सभी का क्या कराना है, योग कराना है। तो योग कराने के लिए क्या होता है, हमारे पास कम से कम 2 नंबर होने चाहिए। या देखो यहाँ पे हमारे पास हैं, तो भाई हमारे पास कंप्यूटर के अंदर 10 कंप्यूटर की मेमोरी में 10 वेरिएबल पड़े हुए हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि एक बार में वो एक ही एक्सेस होता है लूप के द्वारा। तो लेकिन हमें योग करने के लिए क्या चाहिए, कम से कम 2 वैल्यूज़ हमारे पास होनी चाहिए। तो मैंने योग कराने के लिए एक दूसरी वैल्यू ले ली, यानी सम जो है ये हमारा ये योग करने के लिए इसको हेल्प करेगा। यानी कि हमने क्या किया, अब जैसे ही मैं इस वाले मैंने एक लूप चलाया, फिर से भाई मैंने आपको बताया था, चाहे आपको इनपुट करनी हो, प्रोसेसिंग करना हो, चाहे आपको लूप को प्रिंट करना हो, किसका प्रयोग होगा, लूप का प्रयोग होगा, क्योंकि हम लूप से एरे की इंडेक्स वैल्यू को कॉल करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर से एक लूप चलाया। लूप कहाँ से चलेगा, 0 से कहाँ तक, 9 तक, शुरू से लेकर एंड तक ही तो चलेगा। क्यों, क्योंकि मुझे सभी के सभी का तो योग कराना है, भाई सभी का योग कराना है, तो इसलिए कहाँ से लूप चलेगा, 0 से लेकर के और 9 तक। तो मैंने फिर से एक लूप चलाया i बराबर 0 से लेकर 9 तक। तो लेकिन ये पहली बार में जब ये लूप चलेगा तो कौन से वाला एलिमेंट कॉल होगा, A0, क्योंकि i की वैल्यू क्या है 0। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे सम ना लूँ तो मैं इसको किसके साथ ऐड करूँ, है ही नहीं मेरे पास। तो इसलिए क्या किया, क्योंकि मेरे को योग करने के लिए एक से ज़्यादा वेरिएबल की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए मैंने एक संख्या और ले ली जिसका नाम है सम। तो सम, और ये वाली संख्या भी ऐसी लेनी है, इसमें ऐसी वैल्यू डालनी है ताकि हमारे योग पर कोई प्रभाव ना पड़े। ये हेल्प तो करे हमको जोड़ने में, लेकिन क्या हो, इसमें कोई ऐसी वैल्यू डालनी है, क्योंकि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी गार्बेज वैल्यू पड़ी होती है।
जब आप वैल्यू को इनिशियलाइज करते हो, जब आप यहाँ पे डिक्लेयर करते हो तो क्या होता है, कंप्यूटर की मेमोरी में 20 बाइट का स्पेस खाली तो हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या होती है, बाय डिफ़ॉल्ट कोई गारबेज वैल्यू इसके अंदर पड़ी हुई होती है, यानी माइनस में हो सकती है, प्लस में हो सकती है। तो उसको ब्लैंक करने के लिए हम क्या डालते हैं, सम बराबर 0। तो मैंने क्या किया, जब ये लूप पहली बार में चलेगा, i बराबर 0 है, फिर से वही कंडीशन चेक होगी, 0 कम है 9 से कम है, लूप के अंदर आएगा तो क्या होगा, जो सम की वैल्यू थी वो यहाँ पे आ जाएगी। ये जो इक्वल टू ऑपरेटर होता है, ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये 9th क्लास में आपको बताया गया है कौन सा ऑपरेटर है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या काम करता है, जो हमारी जो राइट साइड वाली वैल्यू होती है उनको जो लेफ्ट में जो होता है उसमें स्टोर करा देता है। यानी कि ये जो होता है हमारा असाइनमेंट जो ऑपरेटर होता है इक्वल टू, ये क्या करता है, जो हमारी राइट साइड की वैल्यू होती है उसको किधर डाल देता है, लेफ्ट वाले में जो भी होगा उसके अंदर स्टोर करा देगा। तो सम की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू 0 होगी, यानी कि सबसे पहले वाला एलिमेंट कॉल होगा A0 में क्या है 0, A0 में जो है वो 0 प्लस वो 2 है, तो सबसे पहले 0 और किसका यो होगा 2 का, और सम की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। सम ये किसकी है, एरे की है हमारी, और ये किसका है, ये हमारी ये एरे की वैल्यू है, ये हमारा सम है, और यहाँ पे ये सम के अंदर वैल्यू आती रहेगी। फिर जो नई वैल्यू है वो सम के अंदर आएगी, तो 0 प्लस 2 का ऐड होकर किसके अंदर आ जाएगा, 2 के अंदर, सम के अंदर। लेकिन ये वाला टर्मिनेटर इसको वापस नहीं आने देता, कब तक, जब तक ये वाली कंडीशन फॉल्स ना हो। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। आई की वैल्यू 1 होगी, फिर से कंडीशन चेक होगी, 1 कम है 9 से, कम है, तो फिर से जो अब की बार जो सम के साथ ऐड होगा किसका होगा, वो 1 का होगा। 1 में क्या पड़ा हुआ है 3, तो सम की वैल्यू हमारी इस बार कितनी हो गई 2, और एरे की जो वैल्यू थी हमारी इस बार कितनी आई है 3, तो 2 और 3 कितना हो गया 5। ये वाला टर्मिनेटर इसको फिर से वापस नहीं जाने देगा, क्या होगा आई फिर से एक का इंक्रीमेंट होगा, ऐसे यहाँ से यहाँ पे जाएगा, आई की वैल्यू 2 होगी, सम के साथ ऐड होगा A2 का, तो सम की वैल्यू हमारी 5 हो गई है, 5 के साथ ऐड होगा A2 की जो वैल्यू है वो 4 है, 5 प्लस 4 बराबर कितना हो गया 9। ऐसे ही 2, फिर ये लूप चलेगा, ये कब तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू 9 के बराबर रहेगी। तो अब की बार 3 होगा, आई की वैल्यू 3, सम के साथ किसका ऐड होगा A3 का, सम की वैल्यू हमारी 9 हो गई है, और A3 में क्या पड़ा हुआ है 5 है, 9 और 5 14, उसके बाद फिर से लूप चलेगा, फिर 4, सम की वैल्यू 14, एरे में क्या आ गया हमारा A4 वाली वैल्यू, A4 में क्या है 1, 14 प्लस 1 कितना हो गया 15। ऐसे ही ऐड करता करता जाएगा ये, 15 में फिर ऐड होगा, 4 तक आ गए हम, 5, 15, 15 और ये सब ऐड हो जाएगा। उसके बाद जो भी हमारी फाइनल वैल्यू थी वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, ऐसे ही ऐड होकर सम में हमारा जो फाइनल वैल्यू थी वो इन सभी का टोटल हमारा स्टोर हो जाएगा। ये इसके बाद इस लूप से जब आई की वैल्यू 10 हो जाएगी तो बाहर आ जाएगा। ये बाहर आने के बाद ये प्रिंट एफ फंक्शन होता है जो आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हमने यहाँ पे मैसेज के साथ प्रिंट करा लिया, सम ऑफ एरे डेटा लिस्ट इज इक्वल टू %d की जगह सम की वैल्यू आ जाएगी। सम की वैल्यू आप इन्हें जोड़ ले, 2 और 3 5 9 14 15 2 17 20 21 26, यानी जो हमारा आउटपुट आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। जो हमारा आउटपुट स्क्रीन जब आप पूरा प्रोग्राम रन करने के बाद लिखने के बाद हम प्रेस करते हैं Alt F9 प्रोग्राम में एरर चेक करने के लिए और प्रोग्राम को कंपाइल कराने के लिए। अगर हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं होती है तो उसके बाद हम प्रोग्राम को रन कराते हैं।
कंट्रोल प्लस F9 से। उसके बाद जो आउटपुट मिलेगा वो इस प्रकार से मिलेगा, सम ऑफ जो आपने उसमें लिखा हुआ है एरे डेटा लिस्ट इज इक्वल टू 26।